जय हिंद। जैसा कि प्रत्येक चुनाव के शुरू होने के साथ ही कयासों का एक दौर भी शुरू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव के शुरू होने के साथ ही कयासों का वो दौर शुरू हो चुका है और होना भी चाहिए, क्योंकि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के वर्तमान और भविष्य के साथ ही बिहार और बिहार के लोगों का वर्तमान और भविष्य भी निर्धारित होता है। लेकिन ये जानने से पहले कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, हमें यह जानना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं और बिहार के लोग इस बार किस आधार पे, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं और कर रहे हैं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण और एक निर्णायक मुद्दा रोजगार है। इसके दो कारण भी हैं। पहला यह है कि बिहार में कुल 7,18,00,000 वोटर्स में से 3,66,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 39 वर्ष है और कुल मतदाता में से 16% ऐसे मतदाता हैं, वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष है। और दूसरा कारण यह है कि हाल ही में हमने युवाओं के द्वारा सरकार, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग के विरोध में प्रदर्शन भी देखे हैं। मेरी नज़र में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होता है तो लगभग सारे खनिज क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र झारखंड के हिस्से चली जाती है और उसके बाद बिहार में किसी भी प्रकार की उद्योग धंधे और कारखाने लगाने की कोई मंशा या फिर रुचि देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण बिहार के लोगों को आज भी रोजगार के लिए और अपनी जीविका चलाने के लिए बिहार से बाहर अन्य राज्यों में जाना होता है। और हाल ही में कई राज्यों में बिहार के लोगों के साथ हुए दुर्घटनाओं और भेदभाव की घटनाओं ने उन्हें और उनके आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाई है। और हाल ही में जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होता है और जो प्रवासी मजदूर और बाहर रहने वाले जो बिहारी होते हैं, उनके आने में जो बाधा होती है और उनके कई बार कई दुर्घटनाओं का सामना भी किया है और कई लोगों ने इसमें जान भी गंवाई है। तो अब जो लोग आए हैं बिहार में और वो ये चाहते हैं कि उन्हें यहीं रोजगार मिले, इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम वोट यहाँ देते हैं तो रोजगार के लिए बाहर क्यों जाएं, हमें यहाँ हमारी सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उद्योग क्षेत्र भी, उद्योग धंधे भी, कारखाने भी लगाने चाहिए। मेरी नज़र में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार। यदि मैं ये कहूँ कि बिहार और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची शब्द हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको बिहार में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी कागज बनवाने हो या फिर किसी तरह का सरकारी काम हो तो आपको रिश्वत देना ही होगा। यहाँ आपको कोई भी काम करवाना हो, यदि आपके पास दो चीज़ें हो, जैसे पैसा और दूसरा है पहुँच यानी कि आपके जनप्रतिनिधि से जान पहचान है या नहीं, या फिर किसी बड़े पदाधिकारी से जान पहचान है या नहीं,
यदि इनमें से किसी एक चीज़ ना हो और दूसरा हो तो भी हो सकता है, लेकिन दोनों हो तो और अच्छा है। और ये दोनों चीज़ें ना हो तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो ये कमीशन फिक्स होता है कि आपको इतना जनप्रतिनिधि को देना होगा और इतना ऑफिसर्स को देना होगा। और यदि आप इसका विरोध भी करें और आगे भी जाएं तो वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सभी लगभग वैसे ही हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। जब मैं अपने बड़ों से बात करता हूँ तो ये लगभग हमेशा से भ्रष्टाचार बिहार के लिए एक बड़ी समस्या रही है। मेरी नज़र में जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है शिक्षा। पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स जरूर बने हैं, लेकिन शिक्षकों की स्कूल में कमी है, या फिर टीचर्स हैं भी जो वे आपको ऑफिस में बैठकर तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर बहुत गहरी चिंतन और बहुत गहरी गपशप करते हुए आपको मिल जाएंगे। और बहुत से ऐसे भी शिक्षक मिलेंगे जिन्हें खुद 5वीं कक्षा के छात्र जितना ज्ञान नहीं होता। और अब स्कूल्स के टीचर्स टीचिंग को छोड़कर या फिर टीचिंग से ज़्यादा अन्य काम जैसे सर्वे, BRC CRC मीटिंग, उसके अलावा MDM रिपोर्ट, मिड डे मील रिपोर्ट या फिर ताल पर ही नज़र आएंगे। यहाँ के शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है आप इसी बात से पता लगा लीजिएगा कि यहाँ प्रत्येक 1 किलोमीटर पर आपको एक निजी स्कूल मिल जाएगा और 3 कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे। और यहाँ के अभिभावक आपको मेहनत मजदूरी खेती करके मोटी फीस में अपने बच्चों को निजी स्कूल्स और निजी कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। और तो और शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ के 10वीं के छात्र को भी शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़ने आता। और अब हम बात करें विकास। ऐसे हम बात कर सकते थे पहले भी, लेकिन विकास जब भी बोलते हैं तो एक समग्र, इसमें बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग रखने के बहुत सारे जो मुख्य मुद्दे थे उसे इससे अलग करें। अब हम बात करते हैं जो बचे हुए हैं इसके अंदर लेकर के। तो विकास की बात करें तो ये हम ज़रूर कहेंगे कि जैसे बिजली हुआ। तो मैं खुद की बात बताऊं तो एक टाइम था जब मैं खुद लालटेन, क्लास 6 में था, क्लास 5-6 में था, तो मैं खुद लालटेन और लैंप से पढ़ता करता था। लेकिन आज हमारे पास लाइट है, जब नहीं रहती है तब फिर वैसे स्थिति आती है तो मैं उसे यूज करता हूँ। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। आज मैंने खुद देखा मेरे खेत तक बिजली भी पहुँच चुका है, तो इसकी सराहना भी होनी चाहिए। पहले इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली, लेकिन वैसा तो नहीं है। लेकिन 12-15 घंटा आसानी से मेरे यहाँ बिजली रहता है, तो ये चीज़ मैं अच्छा मानूंगा। और इसमें यदि मुझे रेटिंग करने की ज़रूरत पड़े 4.5 आउट ऑफ 5 मैं दूंगा सरकार को। उसके अलावा बात करें हम जैसे नल जल योजनाएं, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे जगह जहाँ है कि काम आधा अधूरा है, वहाँ अभी तक मैं खुद की बात करूँ, मेरे अपने यहाँ की, तो वहाँ सही से काम भी नहीं, आधा अधूरा है और उसमें कोई पानी आता ही नहीं। और बहुत सारे जगह मैं देखा हूँ कि वहाँ तो काम भी शुरू नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ हुआ भी और टूट फूट के लगभग समाप्ति की कगार पर है। तो इसमें बहुत बड़े मिस्टेक क्या हम कहें कि तो एक घोटाला हुआ। अभी यदि हम बात करें कुछ अन्य मुद्दे,
कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो तत्कालिक होते हैं और उनका एक विशेष प्रभाव भी होता है, देखने को मिलता है। और मैं सच कहूँ तो जितना एक प्राथमिक मुद्दा में जो पहला स्तर का मुद्दा होता है, जो पहले नंबर पर मैंने जैसे रोजगार रखा, तो उसका जितना महत्व होता है लगभग उसी के समांतर कुछ तत्कालिक कारण होते हैं जिनका महत्व होता है। कुछ सरकार के कुछ निर्णयों का भी उसमें महत्व होता है और सरकार की सफलता और विफलता का भी उस पर भी कुछ निर्भर करता है। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना महामारी हुआ, इसमें मैंने खुद देखा है और हम सभी ने देखा है कि जहाँ पे बिहार सरकार उतनी सक्रियता से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर रही थी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हो, तो वहाँ भी वो उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे थे। इसके बाद हम बाढ़ की बात करें तो वहाँ पर किसी तरह की कोई सहायता खास स्तर पर देखने को नहीं मिला, जिससे कि बिहार के लोगों में नाराज़गी भी है। इस सरकार के जो सबसे बड़े निर्णय रहे उनमें से एक है शराबबंदी, लेकिन यह पूरी तरह से विफल हो चुका है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि आपको घर तक आराम से पहुँचा दिया जाएगा यदि आपको ज़रूरत है तो। इतना ही सिर्फ बदला है कि अब 5 गुना ज़्यादा दाम हो चुके हैं और थोड़ा बचा के ऐसा ये सारी चीज़ें होती हैं, वरना हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल है, सिर्फ दाम बढ़े हैं। तो ये तो शराबबंदी एक बहुत बड़ी विफलता है इस सरकार की। और ढेर सारा जो राजस्व जो कर हुआ करता था वो आता था, यहाँ टैक्सेज किसी और को मिल रहे हैं। और ये हम बात करें शराबबंदी की तो ये संरक्षण में ही हो रहा है। हमें यदि आप बिहार से होंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यदि हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप सब्सक्राइब करना चाहें चैनल तो ज़रूर करें। और रही मेरी बात, तो यदि मैं अपने देश का समर्थक हूँ और जो भी देश हित में होता है, जहाँ मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें सही है मैं वो चीज़ें सही बोलता हूँ, जहाँ मुझे लगता है गलत है मैं वो चीज़ें गलत बोलता हूँ। अब हम बात करेंगे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। जैसा कि मैं खुद अपने स्तर पर देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे और इन सब चीज़ों के समझने के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं या फिर जो भी मुद्दे हैं उन चीज़ों को समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार नीतीश कुमार के लिए उनके लिए काफ़ी यह मुश्किल होगा। और यदि हम बात करें बिहार के अगले मुख्यमंत्री की, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो आरजेडी के तेजस्वी यादव आपके अगले मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो यह पूरी तरह से स्पष्ट 10 नवंबर को मतगणना के बाद ही होगा,